गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को मस्जिद में हुआ फिदायीन हमला जितना गंभीर है, उस पर वहां देखी जा रही प्रतिक्रिया भी उतनी ही अहम और गौर करने लायक है। इसे सामान्य आतंकी हमला नहीं माना जा सकता। जिस तरह से पेशावर में पुलिस मुख्यालय के अंदर कड़ी सुरक्षा के घेरे में आने वाली मस्जिद तक पहुंचकर नमाज के दौरान आतंकवादी ने खुद को उड़ाया, वह इस हमले के पीछे गहरी तैयारी का संकेत है। मारे गए 100 से भी ज़्यादा लोगों में 97 पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स हैं। जाहिर है इस हमले के जरिए पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने की कोशिश थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इसलिए स्वाभाविक ही पहला शक उसी की तरफ गया। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। उसके एक कमांडर ने बताया कि इस हमले का मकसद TTP कमांडर उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला लेना था। मगर इसके बाद के एक दिलचस्प घटनाक्रम में TTP के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना TTP की नीति के खिलाफ है और जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस आतंकी संगठन के अंदर भी अलग अलग गुट हैं जिनके मतभेद बेकाबू हो रहे हैं। मगर सबसे दिलचस्प है, इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से आई प्रतिक्रिया। संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ठीक ही चिंता जताई कि नमाज पढ़ रहे या पूजा कर रहे लोगों पर हमला तो वैसे भी कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में अब यह भी होने लगा है। उन्होंने माना कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सरकार की पिछली नीतियों को दोष देते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाया, लेकिन वे आतंकवादी बन गए। संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के इस बयान को किस हद तक पाकिस्तान सरकार की नीतियों का प्रमाण माना जा सकता है, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन अगर सचमुच यह पाकिस्तान सरकार के अंदर चल रहे आत्ममंथन का संकेत है तो अच्छी बात है। भारत बार बार दोहराता रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति पड़ोसी देश के लिए आत्मघाती है। पाकिस्तान को अपनी इस नीति का खामियाजा काफ़ी पहले से भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उसने यह बात कभी खुलकर मानी नहीं। देर से ही सही, पर अब भी अगर उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि किसी भी नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देना उसकी गलती थी, तो यह बात उसके फैसलों और कार्यों में भी दिखनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें 6 से 7% की रियल GDP ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को 4 से 5% के दायरे में लाने की बात है। साथ ही फिस्कल डेफिसिट को
जीडीपी के 6 से 6.5% तक रखते हुए ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकारी खजानों से बड़े खर्च का प्रस्ताव किया गया है। मेरी नज़र में यह दमदार बजट है। सरकारी खर्च की जो क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी सुधार दिख रहा है। बजट में टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ रुपये रखने की बात है। दूसरी ओर कैपिटल एक्सपेंडिचर में 30% का उछाल है। इस बजट को दमदार कहने की एक और वजह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितनी तरह के टैक्स हैं और जो टैक्स रेट हैं उनमें कम से कम बदलाव किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह इस सरकार का आखिरी फुल बजट था। फिर भी अच्छी बात यह रही कि वित्त मंत्री ने लोक लुभावन कदमों से परहेज किया। मैक्रो इकोनॉमी की समझ रखने वाले अधिकतर विशेषज्ञ कहेंगे कि इस बजट में कैपेक्स साइकिल पर सोचा समझा दांव लगाया गया है, यानी सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रेरित करना, जिससे रोजगार के ज़्यादा मौके बने और इससे लोगों की आमदनी बढ़े और वे ज़्यादा खर्च करें। इससे सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और उसके दम पर सरकार और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। इस तरह यह साइकिल आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि इन बातों का स्टॉक मार्केट के लिए क्या मतलब है। 2 साल पहले बजट 2021 के आसपास सेंसेक्स 50,000 के स्तर पर था। तब मैंने कहा था कि 10 वर्षों में सेंसेक्स 2 लाख पर जा सकता है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका गणित बिल्कुल साफ है। 11-12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के दम पर कॉरपोरेट सेक्टर की सेल्स करीब 15% की दर से बढ़नी चाहिए। अगर प्रॉफिट मार्जिन ठीक रहे तो कंपनियों का मुनाफा भी 15% बढ़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट चूँकि मुनाफे के आधार पर कंपनियों की परख करता है, लिहाजा उनका मुनाफा अगर 15% बढ़ेगा तो मार्केट रिटर्न भी 15% होना चाहिए। इस तरह 10 वर्षों में 15% की सालाना चक्रवृद्धि दर को ध्यान में रखें तो मामला 4 गुने पर पहुंच जाता है। लिहाजा 50,000 पर मौजूद सेंसेक्स को 4 गुना होकर 10 वर्षों में 2 लाख के स्तर पर पहुंच जाना चाहिए। इस बार के बजट ने यह तस्वीर बनाए रखी है। अब सवाल आता है, निवेशकों को इस बजट को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए। मेरा दांव बैंकिंग पर है, ख़ास तौर से प्राइवेट बैंकों पर। अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ इस सेक्टर के लिए डबल पॉजिटिव है, यानी कर्ज की मांग बढ़ेगी और क्रेडिट कॉस्ट भी कम होगी। इससे बैंकों का मुनाफा बढ़ेगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना यानी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 66% ज़्यादा आवंटन किया गया है। यह सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छी बात है। हालांकि सीमेंट सेक्टर में उत्पादन क्षमता काफ़ी है, लिहाजा हो सकता है कि डिमांड बढ़ने का उतना असर ना दिखे। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की है। कैपिटल गुड्स सेक्टर पर इसका निश्चित रूप से अच्छा असर होगा। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कि कम रहे, क्योंकि सप्लाई
साइड इन्फ्लेशन अपना असर दिखाएगी। इस तरह देखें तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर निवेश के लिहाज से चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी पूरे सेक्टर पर दांव लगाया जाए। कुल मिलाकर भारत का अतीत शानदार रहा है और इसका भविष्य भी शानदार रहेगा। स्टॉप।